हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका साइंस बाय निशा मैम में। मैं निशा सैनी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो इंडोक्राइन सिस्टम था। टॉपिक क्या था? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने पहले हाइपोथैलेमस के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, इसके अलावा पीनियल ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। आज जो अपना पोर्शन रहने वाला है वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको क्या कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पीयूष जो ग्रंथि है इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, जो मास्टर ग्रंथि होती है ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? अगर इसकी स्थिति देखें तो देखो ये है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है आपको पता है? एक ग्लैंड होती है, एक पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल ग्रंथि और फिर क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करती है? पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। किसके ऊपर? पीयूष ग्रंथि के ऊपर रखती है। चलिए बात करते हैं आगे। पीयूष ग्रंथि को और क्या नाम से बोलते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ध्यान रखिएगा, बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको पता है जो उत्पत्ति होती है वो कौन सी अवस्था से होती है? ध्यान रखिए, एक्टोड्रम। किससे होती है? एक्टोड्रम। ठीक है, से होती है। उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? पीयूष ग्रंथि का एक्टोड्रम अवस्था से मानी जाती है। अगर इसके वजन की अगर मैं बात करूं तो इसका वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.5 ग्राम में। ध्यान रखिएगा, जो आपकी पीनियल ग्रंथि है उसका वजन कितना होता है? 0.2 ग्राम होता है पीनियल ग्रंथि, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट जो पीनियल ग्रंथि है। लेकिन एग्जाम में कौन सी आनी है? पीयूष ग्रंथि आनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि जैसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो उत्पत्ति होती है एक्टोड्रम अवस्था से होती है, जिसका वजन 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, अब ये जो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो किससे जुड़ी होती है? ध्यान रखिएगा, एक हड्डी होती है जिसको क्या बोलते हैं? तंतुनुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इनफेंडिबुलम। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ, जो अपनी पीयूष ग्रंथि है वो किससे जुड़ी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इनफंडिबुलम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी होती है, जो एक प्रकार क्या क्या है? तंतुनुमा संरचना है, जिसके द्वारा इनफंडिबुलम से जुड़ी होती है। अब पीयूष ग्रंथि की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि है ना आपकी, ये क्या होती है? गर्भाशय के द्वारा, गर्भ अवस्था के दौरान, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होती है? ये पीयूष जो ग्रंथि है वो क्या होती है? इसकी साइज क्या होती है? बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, इसके साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कब? जब महिला गर्भ अवस्था में होती है। ठीक है, तो इसकी आकृति क्या होती है? बढ़ जाती है। अब अपनी बॉडी पर जो मेन कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो कौन है? पीयूष ग्रंथि है ना। तो सबसे ज्यादा जो हार्मोनों का स्रावित करती है वो कौन सी करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। अब पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो इसके कितने भाग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। एक आगे का भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? अग्रभाग कहते हैं, और एक भाग कौन सा होता है? पश्च भाग होता है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे का भाग और एक कौन सा? पीछे का भाग होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो पीयूष ग्रंथि है उसके आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एडिनोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोफाइसिस कहते हैं। एडिनोफाइसिस कहते हैं। एक बार जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करिएगा और जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिएगा क्लास को। इसके साथ में ही जो नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करिए, उसके साथ में ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसके साथ ही मतलब अगर आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एडिनोसाइनोसिस कहते हैं, यानी कि एएच कहते हैं। क्या कहते हैं? एएच कहते हैं। वही अगर पूछे पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या लिख सकती हूँ मैं, NH लिख सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ? NH कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पीछे वाला भाग है, ठीक है, इस पीछे वाले भाग से केवल 2 प्रकार के हार्मोनों का उत्सर्जन होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेन जो होने वाला है वो आगे वाले भाग से होने वाला है। तो मैं आपको यही बता देती हूँ मेन 2 हार्मोन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो है वैसोप्रिन, वैसोप्रिन हार्मोन जिसे क्या कहते हैं, ADH हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ADH हार्मोन कहते हैं। ADH का अगर आपसे पूछ ले पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी कि एक जो हार्मोन है वो पश्च भाग से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोसिस कहते हैं, उसके पीछे वाले भाग से ADH हार्मोन का स्त्रावण होता है। और जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 हार्मोन है इंपॉर्टेंट, जो पीयूष ग्रंथि है उसके पीछे वाले भाग से 2 ही हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो वैसोप्रिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? एक तो वैसोप्रिन और एक दूसरा कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन दोनों हार्मोनों का निर्माण कहाँ पर होता है? ध्यान रखिए, स्त्रावित तो कौन करते हैं, इनको बाहर तो छोड़ने वाली तो कौन होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। कौन होती है? पीयूष ग्रंथि है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले, इन दोनों हार्मोनों का निर्माण कौन करता है? तो आपको पता है इन दोनों का निर्माण कौन करता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, वो है मास्टर ऑफ मास्टर। और मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? तो आपको पता हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस। तो सीधा क्वेश्चन आता है, इन दोनों हार्मोनों का, वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन इनको स्रावित कौन करते हैं, छोड़ती कौन है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि छोड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं इन दोनों हार्मोनों के बारे में मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है। इन दोनों हार्मोनों का आखिरकार काम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो वैसोप्रिन हार्मोन है वो मूत्र के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, मूत्र के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर सीधा मैं पहले वैसोप्रिन के बारे में बताती हूँ। इन अग्रभाग से जो होते हैं ना हार्मोनों में बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहला हार्मोन अपन देख लेते हैं, वैसोप्रिन हार्मोन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, 9 अमीनो एसिड, यानी कि 9 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 9 अमीनो अम्ल से। अब ये जो 9 अमीनो अम्ल से तो बन गया, ठीक है। अब इस हार्मोन में क्वेश्चन आता है, जल एवं खनिज लवणों का पुनः अवशोषण होता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, ये जो वैसोप्रिन हार्मोन है इसमें क्या होता है? जल हो गया अपना, क्या हो गया? जल व खनिज लवण। देखो मैं थोड़ा डीपली जरूर पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप अगर डीपली पढ़ लोगे तो बेसिक तो आपके वैसे याद रह जाएगा, ठीक है। लवणों का पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले ये किसके लिए काम किया है, तो शरीर में जल का संरक्षण करना, ठीक है। जल में क्या होता है, इसमें शरीर में जल का संरक्षण करने का इसका काम होता है। ये क्या करता है? जल व खनिज लवणों का पुनः अवशोषण करता है। और ध्यान रखिएगा, जल में, शरीर में जल का संरक्षण करता है। क्या करता है? शरीर में जल का संरक्षण करता है। शरीर में क्या करता है? जल का संरक्षण करता है।
इसके बाद में आगे बात करें तो ये हार्मोन क्या होता है, डाययूरेटिक हार्मोन है। क्या है, डाययूरेटिक हार्मोन। अब डाययूरेटिक हार्मोन की मतलब क्या बोल सकते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ जल की हानि को रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, शरीर में जल की हानि को रोकता है। जल की हानि को मैं डायरेक्ट क्या बोल सकती हूँ, डायूरेसिस। ठीक है, और साथ में ध्यान रखिएगा मूत्र को सांद्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, मूत्र को गाढ़ा सांद्रित करने का काम भी करता है। अगर क्वेश्चन आपसे पास में आता है, अगर एडीएच जो हार्मोन है उसकी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो शरीर में क्या होगा, H2O यानी कि जो जल है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जो जल की मात्रा बढ़ेगी तो परासरण जो नियमन है वो भी बढ़ जाएगा। अब परासरण नियम बढ़ेगा तो जल संरक्षण भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जल का संरक्षण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जल संरक्षण बढ़ेगा तो जल की हानि, डायूरेसिक क्या हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ डायूरेसिस का मान क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कम हो जाएगा। और जो मूत्र सांद्रण है ना, यूरिन सांद्रण जो है ना, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अगर एडीएच का मान बढ़ जाए तो डायूरेसिल का जो मान है वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए, कम हो जाएगा। और H2O की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और साथ में ध्यान रखिएगा मूत्र सांद्रण का मान भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके पास में कि एडीएच जो है, एडीएच का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको पता है डायबिटीज रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, डायबिटीज रोग। डायबिटीज रोग की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, इंसिबिटस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायबिटीज की बात हो गई। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है मूत्र सांद्रण के लिए कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, वैसोप्रीन हार्मोन है, जिसे एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपको नॉर्मली क्या याद रखना है, जो वैसोप्रीन हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, एनएच के द्वारा स्रावित होता है, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर जिसका निर्माण होता है। नो एमिनो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये काम क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, मूत्र का सांद्रण करता है और शरीर में जल का संरक्षण करता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आगे, ऑक्सीटोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए ऑक्सीटोसिन की मैं बात कर लेती हूँ। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। सेकंड जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर बात की जाए तो इसका काम क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, अपने को पता है पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग से स्रावित होता है, जिसका निर्माण किसने किया है, हाइपोथैलेमस ने निर्माण किया है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, ये कौन से कितने एमिनो एसिड होते हैं इसके अंदर, तो 9 एमिनो एसिड होते हैं। कितने, 9 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये जो हार्मोन है गर्भाशय की चिकनी पेशियों का विकास करता, ध्यान रखिएगा। जो महिला होती है, महिलाओं का जो भाग होता है, देखो जनन अंग जो होते हैं, गर्भाशय की बात की जाए जैसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं ना, बर्थ कैनाल की पेशियों को क्या करता है, ये चिकनी बनाता है। तो यहाँ पर सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, ये हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों का विकास करता है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ में ध्यान क्वेश्चन आता है, अब ये जो चिकनी पेशियों का क्या करता है, संकुचन भी करता है, यानी कि एक बार इसको सिकुड़ता और फैलाता है। सिकुड़ने और फैलाने से क्या होगा, जो बच्चा है ना, जिसके कारण शिशु का प्रसव होता है, ध्यान रखिएगा, तो बच्चा क्या होता है, आराम से ये पेशियों को क्या कर देता है, एकदम सिकुड़ देता है और फैलाने का भी काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं बोल सकती हूँ प्रसव के लिए उत्तरदायी कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसीलिए ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लव हार्मोन। लव हार्मोन कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीधा व सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका है, लव हार्मोन कौन सा है, तो उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही लव हार्मोन कहा जाता है। इसके साथ में ही ध्यान रखिएगा, ये जो हार्मोन है प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए, प्रसव पीड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेबर पेन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेबर पेन, ठीक है, प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी है यही हार्मोन। इसके साथ में ही ध्यान रखिए ना, यह हार्मोन क्या करता है, स्तन ग्रंथियों में दूध ग्रंथियों का निर्माण करता है, यानी कि महिलाओं में जब प्रसव पीड़ा के लिए तो उत्तरदायी है ही है। ध्यान रखिएगा, बच्चा पैदा होने के बाद में महिलाओं में जो स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन होता है, उसके लिए भी कौन उत्तरदायी होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ स्तन ग्रंथियों का विकास करता है ये। और ध्यान रखिएगा, दूध का निष्कासन, उसके लिए भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ये बात दोनों आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, लौकी के क्या करते हैं, जो मतलब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसके बाद में क्या होती है, लौकी के जो बेल होती है ना, उसके बेल के फूल आए होते हैं, और सुबह तक देखे तो लौकी बड़ी हो जाती है। तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन का। और आपको पता है, जो पशु होते हैं, पशुओं में दूध वृद्धि के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाता है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, ये शिशु प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों, मतलब दूध तो निकालता है, बाहर करता है। इसके साथ में पशुओं के लिए भी ध्यान रखिएगा, पशुओं में दूध वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आजकल जो ये इंजेक्शन लगाया जाता है, इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, क्योंकि इसके कारण क्या होती है, पशुओं की नस्ल क्या होती है, खराब होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आजकल इसका इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जो हार्मोन होता है अग्र, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का आगे वाला जो भाग है, अग्रभाग, जिसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। अग्रभाग को क्या कहा जाता है, एडिनोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोफाइसिस कहते हैं। उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्रावित होता है, स्रावण होता है, उन सब हार्मोनों के बारे में बात करेंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, TSH हार्मोन हो गया, इसके अलावा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो गया, MSH हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गए, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं। उन सब हार्मोन्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करिएगा, और हर एक बच्चे तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में बात करते हैं इसी टॉपिक को, पीयूष ग्रंथि। देखो पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके 2 पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि एक पार्ट में क्या होगा, आपके मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए अगले पार्ट के अंदर अपन पश्चिम भाग को, अग्र भाग को पढ़ लेंगे। आज अपन ने कौन सा भाग पढ़ा, पश्चिम भाग पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। पीछे वाले भाग वैसोप्रीन के बारे में, और पीयूष ग्रंथि के कौन कौन से, इसका अन्य नाम क्या है, और इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, उन सब के बारे में बात किया। तो तब तक के लिए थैंक यू।